नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। SSC GD के लिए सामान्य अध्ययन की जो सीरीज शुरू करी गई थी, आज उसकी चौथी क्लास है। तो आइए हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, NO2, N2O, N2O3 ये हमारे विकल्प हैं। तो इसमें हमारा विकल्प C सही है, यानी N2O हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O की खोज प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? हमारे विकल्प हैं, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए जब खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ये यहाँ दिखाई का गलत लिख गया है, यहाँ दिखाई होगा। हमारे विकल्प हैं, परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन या विखंडन। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? हमारे विकल्प हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का संक्षिप्त रूप यानी एक्रोनिम है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हमारे विकल्प हैं, हृदय, यकृत, प्लीहा या पित्ताशय। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है कि पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग एक जानलेवा बीमारी है। पीलिया होने पर आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं। इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग यकृत यानी लीवर है। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? OS, PT, PB या W। तो इसमें हमारा विकल्प PB यानी लेड सही है। आवर्त सारणी अथवा तत्वों की आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं तथा आवर्त प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान आवर्त सारणी में 117 ज्ञात तत्व सम्मिलित हैं, 118। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इसके कुछ महीनों बाद जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने भी स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलेव की सारणी से अल्फ्रेड वर्नर ने आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप निर्मित किया था। सन 1952 में कोस्टारिका के वैज्ञानिक गिल चावेरी ने आवर्त सारणी का एक नया रूप प्रस्तुत किया जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आधारित था। ये देखिए, आप पीरियोडिक टेबल देख भी सकते हैं। आवर्त सारणी बचपन से सब लोग पढ़ते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? हमारे विकल्प हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो इसमें सबको ही पता होगा कि भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत व लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी बोली के गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। जबकि भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई के उत्सव के रूप में हुई, परंतु आगे चलकर यह विवाह तथा नव वर्ष समारोह का भी अंग बन गया। पिछले 30 वर्षों के दौरान भांगड़ा की लोकप्रियता में विश्व भर में वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? हमारे विकल्प हैं, गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी गुजरात
में डांडिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, नवरात्रि में होता है, ये सबको पता होगा। डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया गया, जो भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है। इस नृत्य को वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राक्षस राजा के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन है। इस नृत्य को तलवार नृत्य का नाम भी दिया गया है। नृत्य की छड़ें देवी दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? हमारे विकल्प हैं भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही, इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य किसी समय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? हमारे विकल्प हैं जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन। जिसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी जैन के नाम से वर्धमान महावीर विख्यात हैं। वर्धमान महावीर को वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति तथा जैन नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। प्रतियोगिता वर्तमान में 28 टीमों के बीच खेली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? हमारे विकल्प हैं देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और अपने समय का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ग्राउंड नट ऑयल में या बटर ऑयल में, बटर मिल्क में या आइसक्रीम में? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? हमारे विकल्प हैं राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या राज्यपाल। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, उच्च न्यायालय, यानी जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होता है। भारत के जिला न्यायालय एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत होते हैं। वे भारत में जिला स्तर पर न्याय करते हैं एवं अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के सरकारी और न्यायिक नियंत्रण के अधीन होती हैं, जिसमें संबंधित जिला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए या सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए या जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए या सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि सामाजिक न्याय हुआ। ये हमारे संविधान में भी आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और DPSP में भी, यानी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी सामाजिक न्याय अपनाया गया है। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों का दूर होना ही सामाजिक न्याय है। आर्टिकल 15 में इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है?
हमारे विकल्प हैं प्रतिबंध, विशेषाधिकार, अधिकार या कानून। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी अधिकार। कहा भी जाता है कि स्वतंत्रता का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर आपके पास राइट है तो आपके पास फ्रीडम है, अगर राइट नहीं है तो फ्रीडम नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है नियंत्रणों से मुक्ति अथवा उनका अभाव, कि आपके पास किसी का नियंत्रण ना हो, आपके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। किसी व्यक्ति को मुक्त अथवा कुछ करने में स्वतंत्र माना जा सकता है जब उसके कार्य अथवा विकल्प दूसरे के कार्यों अथवा विकल्पों द्वारा बाधित अथवा अवरुद्ध ना हो। अगर जो आपका कार्य आप कर रहे हैं, अगर कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, तब आप नहीं माने जा सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। आपका कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए और बिना किसी बाध्यता के किया जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। हमारे विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ या इंग्लैंड। जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी सोवियत संघ ने स्पुतनिक जो पहला उपग्रह था वो अंतरिक्ष में छोड़ा। यह किसी भी देश द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला पहला उपग्रह था। स्पुतनिक विश्व का सर्वप्रथम मानव निर्मित उपग्रह था। स्पुतनिक शब्द का अर्थ यात्रा का साथी होता है। सोवियत संघ का प्रथम उपग्रह कार्यक्रम 4 अक्टूबर 1957 को शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। प्रोडक्ट, प्रोड्यूस, आउटपुट या सर्विस। जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी आउटपुट प्रोडक्शन कार्य इनपुट के बीच के संबंध को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें हमारा विकल्प चौथा सही है, विकल्प पहला सही है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। विकल्प हैं टोड, भील, गारो या गोंड। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली एवं सबसे बड़ी जनजाति भील है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फास्फोरस। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम का सबसे अधिक अंश होता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी रेगिस्तानी मृदा की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं, उदाहरण स्वरूप सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। लवणों की अधिकता के कारण यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। पीएच, प्रकाश, आर्द्रता या बारिश। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी एंजाइम की गतिविधि पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। एंजाइम और अन्य प्रोटीन में पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है और इस सीमा के बाहर वे निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं। श्वसन जैसी चयापचय प्रक्रिया में पीएच में परिवर्तन होते हैं जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे पचते हैं। प्रोटीएस, एमिलेस, लाइपेस या न्यूक्लियस। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी प्रोटीन प्रोटीएस से पचते हैं। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होती है, जहां पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित करती है। एमिनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होते हैं, जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो सब जान ही रहे होंगे कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अभी 31 अक्टूबर जल्दी ही बीता है और उस दिन यूनिटी डे हम लोग मनाते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर में। और इसमें बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। हमारे विकल्प हैं भद्रबाहु, चारवाक, स्थूलभद्र या जामाली। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी जामाली महावीर का प्रथम शिष्य था।
जामाली महावीर का दामाद तथा प्रथम अनुयायी बना, किंतु जामाली ने ही धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया था। यानी जामाली ने ही जो धर्म में प्रथम अलगाव का कारण जामाली ही बना था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में कल हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत